हे गाइस, तो आज जो अपन देखने वाले हैं वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 22 जो हुआ करता था ग्रुप 1 में आपके। अब शिफ्ट होकर हो गया है ग्रुप 2 में। तो यहाँ पे भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ग्रुप 1 में था। तो ये अगर आपने अच्छे से वीडियो नहीं देखा तो शायद आपको ये डिफिकल्ट लग सकता है। अदरवाइज ये काफ़ी इजी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। बिलीव मी, पूरे 5 में से 5 मार्क आपको मिल जाएंगे। तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आपका अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। तो यहाँ पे जैसे आप वर्ड पढ़ रहे हो, अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहा है, बट किसकी? टैक्सेस ऑन इनकम की। तो अगर आपको याद है कि टैक्स ऑन इनकम मतलब कौन सा टैक्स की बात कर रहे हैं हम, कौन सा टैक्स है जो इनकम पे लगता है, तो सर हमने पढ़ा है वो टैक्स है इनकम टैक्स। कौन सा है? इनकम टैक्स, जो हमने इनकम टैक्स 1961 के एक्ट में पढ़ा था। राइट, तो आपका एक सब्जेक्ट भी इनकम टैक्स, तो वहां पे आपने ये पढ़ा है कि जो इनकम पे जो टैक्स लगता है उसे क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स बोलते हैं। तो ये जो बात करेगा ना सिर्फ इनकम टैक्स के बारे में बात करेगा। क्या ये जीएसटी या डीडीटी या और कोई टैक्स उसके बारे में बात करेगा? आंसर इज नो। तो ये ना तो जीएसटी के बारे में बात करेगा, ना डीडीटी के बारे में बात करेगा, ना किसी और टैक्स के बारे में बात करेगा। ये जो बात करेगा वो सिर्फ करेगा इनकम टैक्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ इनकम टैक्स की बात करेंगे। तो अगर मान लो आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए जीएसटी का रेट या डीडीटी का रेट दे रखा है तो डरना मत, वो कुछ काम का नहीं है, आपको उसको करना है इग्नोर। तो हम सिर्फ बात करेंगे इनकम टैक्स की, और रेट भी कौन सी होगी? इनकम टैक्स की। ठीक है, वो अगर आगे देखेंगे अपन। अब यहाँ पे टैक्स सर कौन सा? तो मैंने बोला कोई भी टैक्स जो अगर आपने लोकल में पे किया या फॉरेन टैक्स होगा, कोई भी होगा, हम उसके बारे में बात करेंगे। अब हमको समझना है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, तो चलिए फिर। आपको पता है कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है तो उसका कुछ स्पेसिफिक रीजन होता है, उसकी वजह से आता है, अदरवाइज नहीं आता। तो नॉर्मली मैंने हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताया है आपको कि वो क्यों आता है, उसका एक रीजन होता है। तो चलिए इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में भी समझते हैं कि वो क्यों आया है। तो आपको पता है कि यहाँ पे हम पढ़ते हैं अकाउंट, और नॉर्मली अकाउंट में हम देखते हैं कंपनी एक्ट और अकाउंटिंग के रूल। तो यहाँ पे कितने लोग अपने पास होते हैं? तो सर एक हम पढ़ते हैं अकाउंट जहां पे अपन निकालते हैं प्रॉफिट। ठीक है, तो इसका मतलब ये अकाउंट्स में हम क्या करते हैं? प्रॉफिट निकालते हैं। तो जैसे आपको मैं नॉर्मली जुझार सर अकाउंट पढ़ाते हैं, तो जुझार सर जो पढ़ाते हैं ना वो है अकाउंट्स। ठीक है, इसी तरह एक और बंदा है जो आपको प्रॉफिट के बारे में बात करता है, और वो है तुम्हारे दर्शन सर। तो जो लोग दर्शन सर को नहीं जानते उनको बता दूं कि आपको हमारे चैनल पे दर्शन सर के लेक्चर मिल जाएंगे, तो वहां से आप देख सकते हो। बिलीव मी, सबसे अच्छा अगर टैक्स पढ़ाता है तो वो है अपने दर्शन सर। तो दर्शन सर पढ़ाते हैं टैक्स। ओके, दर्शन ओझा सर क्या पढ़ाते हैं? अपने टैक्स पढ़ाते हैं। तो जुझार सर जो है ना वो प्रॉफिट दिखाते हैं। ठीक है, सब होने के बाद अपना मेन फोकस किस पे रहता है? सब प्रॉफिट पे। तो जुझार सर आपको प्रॉफिट दिखाते हैं, दर्शन सर भी आपको प्रॉफिट बताते हैं। ठीक है, पीजीबीपी में आपने पढ़ा होगा कि वहां पे भी प्रॉफिट दिखता है। ये बताओ, क्या जुझार सर जो प्रॉफिट दिखा रहे हैं, क्या दर्शन सर वो ही प्रॉफिट एट द एंड सेम होता है क्या? क्या दोनों का प्रॉफिट सेम होता है क्या? आंसर इज नो, दोनों का प्रॉफिट सेम नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जुझार सर कुछ और बोलते हैं और दर्शन सर कुछ और बोलते हैं। पर जो बेस होता है वो जुझार सर का रहता है, वहां के प्रॉफिट में फिर कुछ चीजें दर्शन सर ऐड करते हैं, कुछ लेस करते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर टैक्स पे होता है। तो अगर मैं बोलूं टैक्स क्या दोनों में सेम आएगा क्या? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जुझार सर का प्रॉफिट अलग है सर, दर्शन सर का प्रॉफिट अलग है, तो टैक्स कैसे सेम हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। मैंने बोला बिल्कुल। तो सर क्यों डिफरेंस होता है हम वो समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहले अपन रीजन देखते हैं कि भैया ये डिफरेंस क्यों होता है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। चलिए फिर हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि देखो ये जुझार सर पीएनएल बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो जुझार सर ने बोला बाय जीपी 1 लाख रुपीज। क्या बोला? जीपी 1 लाख रुपीज। और आपको पता है कि मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू इंटरेस्ट। क्या लिखता हूँ? टू इंटरेस्ट। और अपना जो इंटरेस्ट है वो है 30,000 पूरे 12 महीने का, 30,000 रुपए। ओके, तो यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट एज पर जुझार सर कितना आ गया? 70,000 आ गया। ये जुझार सर ने बनाया। अब एक बनाते हैं दर्शन सर अपने। दर्शन सर जो है वो कैसे बनाते हैं सुनो। वो क्या बोलते हैं
कि ये P&L हो गया। अगर आपको जीपी दे रखा है तो आपने जीपी लिख दिया 1,00,000 रुपीज। ओके, अब दर्शन सर जब भी कोई भी एक्सपेंस या इनकम देखते हैं वो बोलते हैं हम अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करते, हम अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करते, हम रूल देखते हैं एज पर द इनकम टैक्स रूल। तो वहां पे एक सेक्शन है 43B। कौन सी सेक्शन है आपकी? 43B सेक्शन है। वो क्या बोलती है कि आपको एक्सपेंस जब पे करोगे ना तब अलाउ होगा। तो यहाँ पे दर्शन से बोलते क्या इंटरेस्ट पे किया गया? आंसर इज नो, 1 रुपए भी इंटरेस्ट पे नहीं किया। दर्शन से बोलते हैं टू इंटरेस्ट जीरो, कुछ भी एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। तो उनके लिए टू नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 1,00,000 हो गया। कितना हो गया? 1,00,000 हो गया। तो यहां पे आप देख सकते हो कि जुजार सर ने प्रॉफिट जो है ना वो दिखाया है 70,000 रुपीज का। जुजार सर बोलते हैं 70,000 रुपीज का प्रॉफिट है और दर्शन सर बोलते हैं 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट है। तो एज पर द अकाउंटिंग प्रॉफिट इज 70,000 बट एज पर द टैक्स प्रॉफिट इज 1,00,000। क्या ये इक्वल है? आंसर इज नो। आया आपको समझ में? तो ऑब्वियसली जो टैक्स का कैलकुलेशन होता है ना वो अलग होगा ना कि नहीं होगा? बिल्कुल से अलग होगा। तो सपोज करो यहां पे मैं लिखता हूं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। यहां पे जुझार सर क्या कर रहे हैं? चलो मैं बना रहा हूं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो मैंने लिखा प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 70,000। अब यहां पे लेस करता हूं टैक्स एट 30%। बट वेट, टैक्स में कितना लिखूंगा? टैक्स का प्रोविजन जितना मेरा टैक्सेबल इनकम होगा उसके ऊपर टैक्स का प्रोविजन आएगा। तो मैंने बोला कि भैया मेरा टैक्स का जो प्रोविजन है 1,00,000 रुपए है तो मुझे इसका 30% टैक्स पे करना है। तो 30,000 का मेरा प्रोविजन बनेगा, क्योंकि प्रोविजन जब भी बनाते हैं वो रियल बेसिस पे बनाते हैं। तो अपन देखते हैं कि इनकम टैक्स में कितना भरने को आ रहा है। तो मैंने देखा 30,000 रुपीज का मेरे को भरने को आ रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, टैक्स का जो भी प्रोविजन होगा, यहाँ पे जो भी टैक्स प्रोविजन होगा वो 30,000 होगा, ठीक है। और लिखूंगा एट द रेट 30%, बराबर है। तो जाके यहाँ पे कितना बच गया? 40,000 का आपका पैट आ गया। अंडरस्टूड? समझ में आया आपको मैंने क्या किया? क्योंकि टैक्स तो ओरिजिनल बेस पे बनता है ना, कितना आपको भरने का उतना प्रोविजन बनाओगे तो वो तो उस हिसाब से बनता है। लेकिन एक प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? तुमको तो पता है कि इस तरह से होता है, बट ऐसे लोग जो नॉन कॉमर्स वाले या नॉन सीए या कोई भी रहेगा, साइंस बैकग्राउंड आर्ट्स वाले बेचारे और कोई भी रहेगा, उनको क्या पता कि ऐसा कुछ होता है। वो क्या देखते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं वो क्या देखते हैं, अच्छा पीबीटी 70,000, ओके ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट जो भी रहेगा उसमें से एक्सपेंस माइनस किया, फाइनली पीबीटी इज 70,000 और उसके बाद 30% टैक्स इज 30,000। तो समझेगा इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो गए तुम लोग? 70,000 का 30% कितना होता है बताओ? 21,000। बट यहाँ पे आप 30,000 कैसे लेस कर रहे हो? हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्या आपको हिसाब किताब नहीं आता क्या? क्या वो अपने ऊपर बिलीव करेंगे? आंसर इज नो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत बड़ी क्रिएट हो गई। अब हम इसको भी मना नहीं कर सकते क्योंकि रियल में तो टैक्स का प्रोविजन उतना ही बनेगा जितना टैक्स भरने का है और भरने का 30,000 है। अब क्या किया जाए? तब इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपका आया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। कौन सा आया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम किसकी हुई है? पीबीटी की नहीं हुई है, दैट्स ओके। प्रॉब्लम यहाँ पे इसकी हुई है, ये वाला जो है ना वो अपने को तकलीफ दे रहा है कि ये टैक्स का प्रोविजन 30,000 है, ये गड़बड़ है मेरा, इसको मैं कैसे सही करूं? क्योंकि रियल में प्रोविजन तो उतना ही बनता है जितना टैक्स पे करना पड़ेगा, बट मैं 30 दिखा नहीं सकता, वरना जो नॉन कॉमर्स वाले उनको समझ में आएगा या नहीं। इवन आपने भी अगर जब तक ये पढ़ा नहीं था क्या ES22, क्या आपको भी पता था क्या ऐसा होता है? आंसर इज नो। तो अब क्या, कैसे ट्रीटमेंट करे, वो ही अपने को समझना है ES22 में। ओके, तो यहां पे अपने को एक चीज देखनी पड़ेगी, ठीक है, कि ये डिफरेंस क्यों हुआ, रीजन क्या है। तो हमने देखा सर डिफरेंस होने के दो रीजन होते हैं। एक होता है टेम्परेरी जो होता है ना रीजन वो वाला, एक होता है परमानेंट। तो यहाँ पे टेम्परेरी है, इसे बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। ये क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ टाइमिंग। एक होता है परमानेंट जो हमेशा के लिए रहेगा। तो डिफरेंस क्यों हुआ उसके अगर रीजन बोलू तो जो भी अगर आपका डिफरेंस आएगा, ठीक है, उसके दो रीजन होते हैं। एक होता है टाइमिंग डिफरेंस, एक होता है
परमानेंट डिफरेंस। ठीक है, दो तरह के आपके रीजन होता है, एक होता है टाइमिंग, एक होता है परमानेंट। सर ये क्या होता है, समझाइए जरा। तो सुनो, आपको पता है क्या कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं ना तो हम अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं। ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट जिसे बोलते हैं अक्रूवल बेसिस, वो फॉलो करते हैं। तो जब अक्रूवल बेसिस अपन फॉलो करेंगे तब हम क्या देखते हैं कि कितने महीने का सैलरी है, मान लो सैलरी सपोज करो 12 महीने का, तो चाहे वो पे हुआ कि नहीं हुआ, अपन प्रॉफिट एंड लॉस में 12 महीने का लिखते हैं, बराबर है। बट टैक्स वो क्या बोलता है, जब पे होगा तब लिखेंगे। अब ये बताओ कि मान लो यहाँ पे इंटरेस्ट मैंने पे नहीं किया, इसकी वजह से मेरा अकाउंटिंग में तो टू इंटरेस्ट लिखा 30,000 बिकॉज ऑफ अक्रूवल कॉन्सेप्ट, बट टैक्स में यहाँ पे टू इंटरेस्ट में जीरो आया। बट सपोज को नेक्स्ट ईयर में फिर अपना इनकम हुआ और तब अपन ने वो इंटरेस्ट पे कर लिया, कौन सा, पुराना भी और ये करंट ईयर का भी, तब सीन क्या होगा, जो पुराने वाला था ना उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा। बट अकाउंटिंग में तो अपन वो करेंगे नहीं, हम क्या बोलेंगे वो आउटस्टैंडिंग था, तो आउटस्टैंडिंग के सामने सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ पे ये डिफरेंस जो है ना वो आज तो सेटअप नहीं हुआ बट आने वाले टाइम में सेटअप हो जाएगा। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइमिंग डिफरेंस। अंडरस्टूड। बट कुछ डिफरेंस ऐसे होते हैं जो हमेशा रहते हैं, हमेशा रहेंगे, कुछ नहीं हो सकता उसका, उन्हें बोलते हैं परमानेंट। तो जैसे हम एग्जांपल समझते हैं टाइमिंग डिफरेंस से क्या क्या हो सकते हैं। तो सपोज को डेप्रिसिएशन, आपको पता है एज पर द कंपनीज एक्ट और एज पर द इनकम टैक्स एक्ट डेप्रिसिएशन अलग अलग होता है, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि भैया आपका एक डिफरेंस है, कौन सा, कि मान लो कि आपने एज पर द इनकम टैक्स एक्ट डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हो गया, बट ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम पे डब्ल्यूडीयू पे इंटरेस्ट लगेगा तो वो उतना डेप्रिसिएशन कम होगा। बट जो अपन अकाउंटिंग में बात करेंगे तो वो तो एक टाइम के बाद हो ही जाएगा ना, तो दोनों ऑटोमेटिकली एक टाइम के बाद क्या होंगे, एक दूसरे के सामने एडजस्ट हो जाएंगे। अंडरस्टूड। इस तरह से ये होता है। तो जैसे इसको अपन समझते हैं, सपोज करो कि आपने 1 लाख की असेट ली है, 1 लाख की, ठीक है, आपने क्या किया, 1 लाख की असेट ली है और इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि 100% डिडक्शन इन फर्स्ट ईयर। ठीक है, 100% डिडक्शन मतलब डेप्रिसिएशन आपका फर्स्ट ईयर में, जबकि कंपनी एक्ट बोलता है कि आपको 50% एसएलएम से लेने का है। तब उसको 50 या 25 जो भी होगा, मैं यहाँ पे मान लो 50%। तो क्या होगा, आगे देखते हैं कि मान लो अपना जो डेप्रिसिएशन का डिडक्शन अलाउ होगा वो कैसे होगा, एज पर दी कंपनीज एक्ट 50,000 50,000, बट एज पर द इनकम टैक्स एक्ट पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर में 1 लाख, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो 1 लाख का पूरा डिडक्शन 2 साल में हुआ, किसी को 1 साल में हुआ, बट दोनों फाइनली क्या हो गए, सेम हो गए। दोनों क्या है, सेम है। 1 लाख का डिडक्शन टोटल उसको भी मिल रहा है, 1 लाख का डिडक्शन इनकम टैक्स को भी मिल रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है टाइमिंग, कि शायद इनकम टैक्स में आज मिल रहा है बट कंपनी सेक्ट में नेक्स्ट टाइम मिलेगा या टुकड़ों टुकड़ों में मिलेगा। हो सकता है कि आज डिडक्शन कंपनी सेक्ट में मिल रहा है बट हो सकता है कि इनकम टैक्स में वो टुकड़ों टुकड़ों में मिलेगा, तो बट मिलेगा जरूर। तो इसे क्या बोलते हैं, टाइमिंग डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसे, टाइमिंग डिफरेंस। अब एक होता है परमानेंट डिफरेंस, ये क्या होता है, तो ये समझिए जैसे एडिशनल डेप्रिसिएशन, जैसे क्या होता है आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन या पेनल्टीज। चलिए जैसे पेनल्टीज के बारे में बात करता हूं। तो कंपनीज एक्ट में जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो, सपोज तो आपने 50,000 रुपीज की पेनल्टी पे की, बराबर है, 50,000 की क्या पे की है, पेनल्टी पे की है। तो आपको पता है कंपनीज एक्ट में तो अलाउड इससे अलाउ कुछ होता ही नहीं है, तो सीधा का सीधा 50,000 अपन लिख देंगे। अंडरस्टूड। बट इनकम टैक्स में बोलता है पेनल्टी है ना वो अलाउ नहीं होती है। इन दैट केस ये आज भी अलाउ नहीं है, कल भी नहीं होगी, उसके बाद भी कभी नहीं होगी। अब जो ये डिफरेंस है ये हमेशा रह गया, 50,000 इधर दिखेगा, ओवरऑल डिडक्शन इधर जीरो दिखेगा। तो इससे क्या बोलते हैं, परमानेंट डिफरेंस। तो आई होप आपको समझ में आ गया, दो तरह के डिफरेंस के रीजन होते हैं, एक होता है टाइमिंग और एक होता है परमानेंट। टाइमिंग में क्या होता है कि जस्ट टाइम चेंज होता है कि एक ये साल में है, शायद वो अगले साल में या उसके अगले साल मिल जाएगा। बट परमानेंट ऐसा होता है जो कभी नहीं मिलता, इसका मतलब वो फिक्स है। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे, तो यहाँ पे जो भी टाइमिंग डिफरेंस होगा ना उसके लिए हम बात करेंगे, वो है डेफर्ड टैक्स असेट या लायबिलिटीज, उसके बारे में देखना है। बट जो परमानेंट है उसके बारे में कुछ नहीं देखना है। तो जब भी परमानेंट डिफरेंस ना, तुम खुश हो जाना, उससे कुछ करना ही नहीं है, तुमको कुछ नहीं करना है, तुम खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए मजे हो गए। ठीक है, तुमको सिर्फ लिखना है कि दिस इज द परमानेंट डिफरेंस, बस, और कुछ नहीं लिखना है।
तो यहाँ पे टाइमिंग डिफरेंस जब होगा ना तब अपने को देखना पड़ेगा, या तो बनेगा DTA या बनेगा DTL। अब ये क्या चीज है सर DTA DTL? तो मैंने बोला एक होता है डेफर्ड टैक्स असेट और एक होता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। तो अब ये बताओ, जब दोनों का टाइमिंग अलग अलग है, जब दोनों का टाइमिंग क्या है अलग अलग है, तो दोनों का टैक्स भी अलग अलग आएगा। तो सपोज करो जैसे ये ऊपर वाला डेप्रिसिएशन अपन देख लेते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, फर्स्ट ईयर, ठीक है। अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो कंपनी सेक्टर में 50,000 का आपने डिडक्शन क्लेम किया और इनकम टैक्स में 1 लाख का किया। तो मान लो 2 लाख का आपका प्रॉफिट था, तो 2 लाख में से 50,000 का गया, 2 लाख में से 1 लाख गया। तो यहाँ पे आप देखोगे, नोटिस करोगे, एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, एज पर द इनकम टैक्स एक्ट प्रॉफिट कम आएगा। क्या आएगा? प्रॉफिट क्या आएगा? कम आएगा। तो सपोज करो यहाँ पे हम देखते हैं, ये आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है, जीपी हो गया मान लो, और कुछ था नहीं, अपना ग्रॉस प्रॉफिट था 2 लाख का। अकाउंट से टैक्स से माइनस किया डेप्रिसिएशन, क्या माइनस किया? डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ईयर में 50,000 था अकाउंट्स में, और यहाँ पे बेटा तुम्हारा 1 लाख आ गया, तो यहाँ पे बच गया 1.5 लाख, और यहाँ पे आपका आ गया 1 लाख, ठीक है। अब जो ओरिजिनली टैक्स है वो किस पे लगता है सर? ये जो ओरिजिनल टैक्स है ना आपका इधर लगता है इसके ऊपर। तो सपोज 30% का टैक्स था, तो आपको 30,000 का टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, अब सर 30,000 का टैक्स हमको पे करना पड़ेगा, मैंने बोला बिल्कुल। यहाँ पे जब मैं दिखाऊंगा टैक्स तो मुझे 30,000 दिखाना पड़ेगा, ठीक है। कितना दिखाएंगे? 30,000 का। पर समझिए, अगर आपने इनकम टैक्स में ज्यादा डिडक्शन क्लेम किया है एज कंपेयर टू कंपनीज एक्ट, तो आपका प्रॉफिट क्या आएगा? कम आएगा। जब प्रॉफिट कम आया तो अभी आप टैक्स क्या भर रहे हो? कम भर रहे हो। बट यही टैक्स आपको नेक्स्ट ईयर क्या करना पड़ेगा? ज्यादा भरना पड़ेगा। जब नेक्स्ट ईयर ज्यादा तुमको भरना पड़ेगा तो उसे बोलते हैं DTL। क्या बोलेंगे? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्या बोलेंगे उसे? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में अपने को पे करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? अपना आज तो सेव हुआ है, तो देखो आज अगर अपन भरते तो यहाँ पे 1.5 लाख पे 30% 45,000 भरना पड़ता, बट हम भर कितने? 30,000। इसका मतलब 15,000 का अपना सेविंग हुआ है 15,000 का। ये जो 15,000 का सेविंग हुआ है अपना, ये आज तो सेव हुआ है, बट कल अपने को उतना एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। तो आज मैं क्या बोलूंगा? दैट इज माई DTL, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। ओके, तो अपन समझते सर ये कैसे आपने बताया। तो मैंने बोला देखो इसको पूरा अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 30,000 का बेटा तुमको आज भरने को आ रहा है, जबकि रियल में 1,50,000 का तुम्हारा इनकम था, उसके ऊपर 30% 45,000 भरने का था। अब देखो आगे, मान लो सेकंड ईयर में क्या हुआ। सेकंड ईयर सपोज करो तुम्हारी सेकंड ईयर में ग्रॉस प्रॉफिट जो था वो था 2 लाख का। कितना प्रॉफिट था? 2 लाख का, ठीक है। दोनों में सपोज करो सेम कंडीशन रही, 2 लाख का प्रॉफिट था, लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है। लेस क्या था तुम्हारा? डेप्रिसिएशन। हम मानते हैं कि सेकंड ईयर में एसेट को सेल कर दिया या कुछ भी हो गया तो कोई मतलब नहीं है अपने को। तो यहाँ पे देखिए एज पर दी कंपनीज एक्ट, ठीक है, सेल नहीं किया अपने पास है, बट देखते एज पर दी इनकम टैक्स एक्ट कितना हो रहा है? 50,000 का डेप्रिसिएशन अपने को चार्ज होगा। तो एज पर दी कंपनीज एक्ट 50,000 का तुम्हारा हो रहा है, तो यहाँ पे 1.5 लाख तुम्हारा हो गया। ओके, क्या हो गया? 1.5 लाख का तुम्हारा हो गया। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो डेप्रिसिएशन पूरा क्लेम कर चुके, तो यहाँ पे 2 लाख आएगा। कितना आएगा? 2 लाख। नाउ टैक्स तुमको पता है यहाँ पे 30% लगेगा, तो बेटा कितना आ गया? 60,000 भरने को आ गया। जबकि एज पर दी इसके हिसाब से, कंपनीज एक्ट के हिसाब से, यानी अकाउंट्स के हिसाब से 30% कितना होता है? 45,000। कितना होता है? 45,000। तो एज पर दी कंपनीज एक्ट यानी अकाउंट के हिसाब से 45 भरने का आ रहा है, बट कितना भर रहे हो? 60,000। बताओ, जो लास्ट टाइम 15,000 सेव किया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपने को भरने को आ रहा था कितना? 45,000, बट अपन ने भरा 30,000 था, तो हमने बोला 15,000 अपना सेव हो गया, 15,000 15,000 बच गए, खुश हो गए। बट इधर देखो, इधर क्या हुआ? 45 की जगह कितना भरना पड़ा? 60,000। तो यहाँ पे जो सेव हुआ था वो चला गया, यहाँ पे हमको उतना एक्सेस भरना पड़ा। तो देख लो, ओवरऑल बात तो वही होती ना, 15,000 सेव हो रहा है और सामने 15,000 का एक्सेस भर रहे हो नेक्स्ट ईयर में। दैट इज कॉल्ड टाइमिंग डिफरेंस। इसे क्या बोलते हैं? टाइमिंग डिफरेंस। तो अब अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तुमको, तो ये बताओ यहाँ पे
तुम्हारा आज तो सेव हुआ, दैट्स ओके, बट फ्यूचर देखो, क्योंकि अगर आप कोई असेट या लायबिलिटी क्रिएट करते हो तो तुम आज का नहीं देखते, तुम फ्यूचर का देखते हो कि क्या मुझे फ्यूचर में पे करना पड़ेगा या फ्यूचर में मुझे उससे इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, तो हम उसे असेट बोलते हैं या लायबिलिटीज बोलते हैं। अब सोच के बताइए कि अगर आज तुम्हारा सेव हुआ है, तो मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं फ्यूचर की, क्या फ्यूचर में तुम्हारा सेव होगा कि एक्सेस पढ़ना पड़ेगा? आप क्या बोलेंगे, सर फ्यूचर में हमको एक्सेस पढ़ना पड़ेगा बिकॉज आज अपना सेव हुआ है। तो फ्यूचर में अगर एक्सेस बढ़ना पड़ेगा तो तुम्हारे लिए वो असेट होगी कि लायबिलिटीज होगी? सर हमारे लिए वो लायबिलिटीज होगी। तो मैं बोलूंगा ये जो 15,000 है ना, दैट इज योर DTL, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। बोलो समझ में आया ये वाला? तो इसे अपन क्या बोलेंगे, डेफर्ड टैक्स क्या बोलेंगे, लायबिलिटीज बोलेंगे 15,000 रुपीज का। अब नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, उसका रिवर्सल होगा। ठीक है, हम DTA क्रिएट नहीं करेंगे। अगर अपना प्रीवियस ईयर में DTL था तो हम क्या बोलेंगे, उसका क्या हो गया है, रिवर्सल। थोड़ा सा वेट करो, इसको मैं अलग से समझाऊंगा, तो अभी इसको हम बाद में करते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि DTA क्रिएट हो रहा है, कितना DTL क्रिएट हो रहा है, कितना हो रहा है 15,000 का, 15,000 का तुम्हारा DTL है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं तुमको बोलता हूँ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को दिखाते कैसे। चलिए अब अपन देखते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को दिखाऊंगा मैं कैसे। तुम ये बताओ, तुम क्या दिखाते हो अकाउंट्स में, अकाउंटिंग प्रॉफिट या इनकम टैक्स का प्रॉफिट? मतलब तुम जब अकाउंट पढ़ रहे हो, जब तुम मुझसे पढ़ रहे हो, तो क्या मैं आज से पहले कभी भी दर्शन सर के बारे में बात की है? आंसर इज नो। ठीक है, हम कभी भी अकाउंट्स में दर्शन सर के प्रॉफिट के बारे में बात नहीं करते, बट आज हमने की बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस। तो मैंने बोला क्योंकि रीजन क्या पता है कि जब मैं यहां से PBT में से टैक्स लेस करता हूं, ठीक है, जब मैं PBT में से टैक्स लेस करता हूं तो मैं लिखता हूं टैक्स एक्सपेंस। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखा जितना टैक्स मुझे पे करना है उससे मैंने बोला करंट टैक्स। क्या बोला उसे मैंने, करंट टैक्स, दैट इज 30,000 रुपीज। कितना आया, 30,000 रुपीज का। ठीक है, अब ये बताओ, जो पढ़ने वाला समझे, सामान्य वाला समझेगा, वो तो क्या समझेगा, 1,50,000 30% का रेट है तो 45 होना चाहिए ना। तो 15,000 क्यों डिफरेंस है, बिकॉज ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। तो हमने इधर लिख दिया 15,000, और इसे ये फ्यूचर में अपने को पे करना पड़ेगा, यानी लायबिलिटी है तो DTL उतना अपने को भरने को आ जाएगा। ये क्या आएगा, DTL, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। ठीक है, तो अब देखो, अब कोई भी बंदा अगर ये देखता है, इसको मैं थोड़ा इनर कॉलम में लिखता हूं, चलो। अब अगर कोई भी बंदा इसको दिखता है तो उसको लगेगा हाँ अब बराबर है, अब क्या है, बराबर है, अब उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। क्या देखेगा, अच्छा 1,50,000, 30% कितना होता है, 45,000 आ गया तुम्हारा 45, और पैट आ गया 1,05,000। अब क्या उससे तकलीफ होगी, आंसर इज नो। इस तरह से हम दिखाते हैं डेफर्ड टैक्स और DTL। ओके, अब क्या उल्टा सर हो सकता था क्या, DTA कब क्रिएट होता है वो देखते हैं अपन। चलिए अब हम अपन देखेंगे DTA, डेफर्ड टैक्स असेट कब क्रिएट होता है। तो सेम एग्जांपल मैं कुछ थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। ठीक है, कि भाई हम बात कर रहे थे डेप्रिसिएशन की, ये था आपका अकाउंट और ये था आपका टैक्स। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो अपन ने देखा था, अगर आपको पता है तो ये देखिए कंपनीज एक्ट था, तो इसी में अपन चेंज कर लेते हैं। चलो, कंपनीज एक्ट था, यहाँ पे देखिए क्या किया था अपन ने, 50,000 और 1,00,000, और वहां पे 50,000। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कंपनीज एक्ट क्या बोली कि आपको जो डेप्रिसिएशन क्लेम करना है ना, वो पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर में ही करना है, 100% SLM। ठीक है, बट इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि एक काम करो सर, 50 अभी करो और 50 नेक्स्ट ईयर में करना, ऐसा अपना इनकम टैक्स का रूल है, मतलब अपोजिट रूल है। अब क्या होगा, टोटल तो सेम हो रहा है बिकॉज दिस इज द टाइमिंग डिफरेंस, बट जब मैं यहाँ पे GP निकाल रहा हूं फर्स्ट ईयर में, तब सीन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सर क्या चेंज होगा, चलो देख लेते हैं। माइनस करो डेप्रिसिएशन। ठीक है, 2,00,000 का अकाउंट था, 2,00,000 टैक्स है, GP सेम है। अब अकाउंट्स में तो आपको मिलेगा पूरा का पूरा 1,00,000 रुपए, बट इनकम टैक्स में मिला 50,000 रुपए। तो यहाँ पे आ गया 1,00,000 रुपीज, और यहाँ पे आ गया 1,50,000 रुपए।
ओके, अब तुमको पता 30% का टैक्स का रेट है, तो तुमने बोला सर 45,000 रुपीज हमने भरा या भरने का है, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 लाख पे कितना हो रहा है सर 30%, 30,000 रुपए। बट जब आप यहाँ पे लिखते हो टैक्स एक्सपेंस माइनस टैक्स एक्सपेंस, तो टैक्स एक्सपेंस में हमेशा हम करंट टैक्स लिखते हैं। करंट टैक्स मतलब जितना अपना करंट टाइम अपने को करंट पीरियड में भरने का रहेगा, उसे क्या बोलते हैं, करंट टैक्स बोलते हैं। तो ये करंट टैक्स में कितना लिखूंगा, जितना मुझे भरना पड़ेगा। तो करंट टैक्स में हमने लिख दिया 45,000, कितना लिख दिया 45,000 रुपीज जो मुझे भरना पड़ रहा है करंट ईयर में 45 का। अब सोचिए बताओ, आज अगर 45 बढ़ रहा है, ठीक है, आज ज्यादा भर रहे हैं अपन, क्योंकि टैक्स का प्रॉफिट जो है ना वो आज क्या है, ज्यादा है। अगर टैक्स का प्रॉफिट आज ज्यादा रहेगा तो आज अपन ज्यादा टैक्स भरेंगे, बट फ्यूचर में करना पड़ेगा अपने को कम भरना पड़ेगा, राइट। तो आज अपन एक्सेस भर रहे हैं टैक्स 45,000, बट जब अकाउंट में 30,000 ही था, तो अपने को फ्यूचर में कम भरना पड़ेगा। तो फ्यूचर में अगर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा तो क्या होगा, असेट होगा, डेफर्ड टैक्स असेट होगा, राइट। कैसे सर जरा समझा दो। तो मैंने बोला ठीक है चलो देखो सेकंड ईयर का देखो। सेकंड ईयर की अगर मैं बात करूँ, इसी में सेकंड ईयर की बात करते हैं, तो तुम्हारा जीपी सपोज करो सेम रह गया 2 लाख माइनस डेप्रिसिएशन सेकंड ईयर का। तो ऑब्वियसली सेकंड ईयर में अकाउंट में कुछ भी नहीं मिलेगा, बिकॉज आप पूरा डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुके हो। बट यहाँ पे 50,000 तुमको मिल जाएगा, तब यहाँ पे तुम्हारा पीबीटी जो होगा वो 2 लाख आएगा, जबकि यहाँ पे कितना आएगा, 1.5 लाख आएगा। तो यहाँ पे अगेन 30% तुम्हारा जो होगा वो होगा बनने को 30%, यानी 45,000, ठीक है, कितना होगा 45, जबकि अकाउंट में 30% यानी कितना 60,000 अपने को भरना पड़ेगा। अकाउंट में कितना आ रहा है भरने को 60,000, बट भरना कितना है 45। इसका मतलब जो एक्सेस भरा था वो सेकंड ईयर में अपने को कम भरना पड़ेगा, तो ये अपने लिए फायदा हो गया। तो उसे अपन ने क्या बोला, अगर तुमको फर्स्ट टाइम तुम बात कर रहे हो और तुमको लग रहा है कि फ्यूचर में फायदा होगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है तो हम उसे बोलेंगे डेफर्ड टैक्स असेट। क्या बोलेंगे, डेफर्ड टैक्स असेट। तो यहाँ पे देखिए, अगर तुम्हारा डेफर्ड टैक्स असेट है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा DTA, क्या लिखूंगा, DTA कितना था तुम्हारा, DTA सब 15,000, बट बेटा इसको मैं नेगेटिव में लिखूंगा, DTA को कैसे लिखूंगा, नेगेटिव में। तो देखो दोनों टैक्स एक्सपेंस के हेडिंग में आ रहे हैं। करंट टैक्स मतलब जो करंटली तुमको भरना है, रियल में जो इनकम टैक्स में भरना है वो वाला, ठीक है, दैट इज करंट टैक्स। बट DTA जो आया वो तुम्हारा क्या आया, देखो यहाँ पे 15,000, बट उसको मैंने नेगेटिव लिखा है, तो फाइनली आउटर कॉलम में कितना आ गया 30,000, 45 में से 15 गया, कितना आ गया 30,000 आ गया। तो ये तुम्हारा 70,000 का पेट आ गया। सर नेगेटिव क्यों लिखा, चेक कीजिए, 1 लाख का तुम्हारा प्रॉफिट था, यस सर 30% का रेट है, तो कोई भी नॉन सीए या नॉन कॉमर्शियल बैकग्राउंड वाला बंदा देखेगा तो लेगा 1 लाख पे 30% के हिसाब से 30,000 का नेट होना चाहिए। देखो 30,000 हो गया, यस सर, तो पेट कितना आ गया 70,000। बोलो समझ में आया। तो DTL था तब हमने करंट टैक्स में उसको ऐड किया, बट जब DTA है तो हमने उसको लेस किया। किस में लेस किया है, करंट टैक्स में से, अंडरस्टूड। तो ये इस तरह से हो गया। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो 30,000 आया है जिसे अपन बोलते हैं टैक्स एक्सपेंस, ठीक है, ये क्या है, तो सर आपको कुछ डेफिनेशन में समझाता हूं, पहले वो समझ लो। ये जो अकाउंटिंग का प्रॉफिट आया है ना, ये वाला अकाउंट्स में जो प्रॉफिट लिखा है, इसे बोलते हैं अकाउंटिंग इनकम। क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इनकम। तो मैं इसे बोलता हूं अकाउंटिंग इनकम। अकाउंटिंग इनकम बोलो या अकाउंटिंग प्रॉफिट बोलो, जो तुम्हारी मर्जी है वो बोलो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग इनकम या अकाउंटिंग प्रॉफिट। ये जो टैक्स का था ना, तुमने टैक्स में कैलकुलेशन करते टाइम पढ़ा है, दर्शन सर ने बहुत पढ़ा है, टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम। तो इसे अपन बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। इसे क्या बोलते हैं, टैक्सेबल इनकम। बोलो आया समझ में। एक वो अकाउंटिंग इनकम या अकाउंटिंग प्रॉफिट जो टैक्स के हिसाब से आया, उसको क्या बोला, टैक्सेबल इनकम या टैक्सेबल प्रॉफिट। अब जो करंट टैक्स तुम्हारा होता है ना, करंट टैक्स बेटा, ये जो टैक्सेबल इनकम होता है ना, इसके ऊपर जो टैक्स होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, करंट टैक्स। नाम से देखो करंट टैक्स मतलब करंट ईयर का कितना टैक्स भरने को आ रहा है, करंट टैक्स, अंडरस्टूड। अब ये जो तुम्हारा टैक्स एक्सपेंस होता है ना, ये एक्चुअली टैक्स होता है किसके ऊपर, अकाउंटिंग इनकम पे जो टैक्स होगा ना, टोटल देखो, ओवरऑल इफेक्ट देखो, जो तुम्हारा टैक्स एक्सपेंस है वो क्या है, जो अकाउंटिंग इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स है ना, उसे क्या बोलते हैं, टैक्स एक्सपेंस, अंडरस्टूड। तो DTA DTL क्या हो गया, जो तुमको फ्यूचर में भरना है या कम भरना पड़ेगा, जो भी होगा वो तुम्हारा DTA DTL हो गया। तो अगर मैं सिर्फ इस चीज को देखूं, टैक्स एक्सपेंस इक्वल टू
करंट टैक्स प्लस डीटीए डीटीएल, ठीक है, ये अपन ने किया है। तो अगर मैं इसको फॉर्मूला में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, तो यहां पे देखिए करंट टैक्स इक्वल टू, सॉरी टैक्स एक्सपेंस इक्वल टू, पहले इसको कहते हैं टैक्स एक्सपेंस इक्वल टू करंट टैक्स तो था ही था तुम्हारा, ठीक है, करंट टैक्स जो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर डी एल है तो हम करते हैं प्लस डी टी एल, टैक्स लायबिलिटी तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। वही अगर डी टी ए हुआ तो हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस डी टी ए, डेफर्ड टैक्स तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। अंडरस्टूड। चलो, तो अगर मैं पहले डी टी एल के बारे में बात करते हैं, डी टी एल, अगर कोई मुझे पूछे कि सर व्हाट इज द डी टी एल, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालते हो, तो एक और वे हो गया, टैक्स एक्सपेंस जो मेरा है उसमें से करंट टैक्स माइनस कर लो, मैथ्स बराबर, करंट टैक्स माइनस कर दो, डी टी एल मिल जाएगा। अंडरस्टूड, सिंपल है। और अगर डी टी ए होता तो क्या होता, ये डी टी ए इक्वल टू करंट टैक्स माइनस टैक्स एक्सपेंसेस, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, करंट टैक्स माइनस क्या हो जाएगा, टैक्स एक्सपेंस हो जाएगा, तो आपको डीटीए मिल जाएगा। तो उसका सिंपल वर्ड में देखूं तो अगर आपने आज ज्यादा टैक्स पे किया है तो आपको फ्यूचर में कम टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है, तो फिर तुम्हारा डीटीए होगा। बट अगर आपने आज कम टैक्स पे किया है तो फ्यूचर में ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, डीटीएल, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बोलेंगे। तो यहाँ पे मैं तो बोलता हूँ हमेशा एक चीज को कंसीडर करो, तुमको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो सपोज करो यहाँ पे मैंने लिखा एज पर द इनकम टैक्स, टैक्सेबल इनकम की बात करो, अगर तुम्हारा टैक्सेबल इनकम ज्यादा आया, टैक्सेबल इनकम क्या आया, ज्यादा आया, ग्रेटर देन द अकाउंटिंग इनकम, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन अकाउंटिंग इनकम, तो ये बताओ अगर टैक्सेबल इनकम ज्यादा है तो टैक्स ज्यादा पे किया होगा, तो फ्यूचर में कम पे करना पड़ेगा, तो इक्वल टू डी टी ए, डेफर्ड टैक्स असेट। बट तुम्हारा टैक्सेबल इनकम तो कम है बट अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है, अगर अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है टैक्सेबल इनकम कम है, तो इसका मतलब आपको फ्यूचर में ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, बिकॉज आपका टैक्सेबल इनकम कम है ना, तो डी टी एल आएगा, क्या आएगा, डी टी एल आएगा। बोलो समझ में आया, तो डी टी ए हो गया, डी टी एल हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कब डी टी ए आता है, कब डी टी एल आता है। चलो, तो अब हम क्या करते हैं, कुछ बुक का लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये सब तो ठीक है, यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है वो अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग इनकम या अकाउंटिंग प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, दैट इज द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड एज रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, ठीक है, मतलब जुजाड़ सर वाला, कंपनीज एक्ट वाला जुजाड़ सर जो प्रॉफिट दिखाते हैं उसे क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इनकम या अकाउंटिंग प्रॉफिट और लॉस। टैक्सेबल इनकम या टैक्सेबल प्रॉफिट जो दर्शन सर तुमको दिखाते हैं वो कौन सा है, टैक्सेबल इनकम, ओके। अब टैक्स एक्सपेंस, तो ये टैक्स एक्सपेंस क्या होता है, इज द एग्रीगेट ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स, तो मैंने बोला था ये क्या है, जो भी करंट टैक्स तुम्हारा होगा उसमें प्लस माइनस करो डेफर्ड टैक्स का, तो दैट इज योर टैक्स एक्सपेंस, चार्ज और क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट फॉर द पीरियड। या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि ये जो करंट टैक्स होता है ये तुम्हारा जितना भी टैक्सेबल करंट टैक्स जो है वो टैक्सेबल इनकम का होगा, बट ये टैक्स एक्सपेंस जो है ना ये किसका होगा, अकाउंटिंग इनकम का होगा, ठीक है। करंट टैक्स के बारे में बता चुका हूं मैं आपको कि जो भी इनकम टैक्स के हिसाब से जो डिटरमाइन हो रहा है, जो तुमको पे करना पड़ेगा, दैट इज करंट टैक्स। और टैक्स एक्सपेंस क्या होगा तुम्हारा, दो वे बोलने के, या तो आप बोल दो करंट टैक्स प्लस माइनस डेफर्ड टैक्स, या फिर जो तुम्हारा अकाउंटिंग इनकम पे जो टैक्स लगता है उसे क्या बोलते हैं, टैक्स एक्सपेंस। डेफर्ड टैक्स मैंने बोल दिया, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। चलो, टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है, जो इस साल तो है ओरिजिनेट ये साल में हुआ है बट नेक्स्ट ईयर में सेटअप होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, टाइमिंग डिफरेंस। परमानेंट ऐसा जो एक बार ओरिजिनेट हो गया उसके बाद कभी भी रिवर्स नहीं होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड परमानेंट डिफरेंस। तो ये तुम्हारा हो गया। आई थिंक यहां तक किसी को कुछ डाउट नहीं होगा। अब
जो मैंने बताया था कि आप प्रॉफिट एंड लॉस में उसको कैसे दिखाओगे, तो जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट पढ़ा होगा तब आपने यहाँ पे दो चीज देखी होगी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद टैक्स एक्सपेंस, यहाँ पे करंट टैक्स, और यहाँ पे क्या लिखते हो, डेफर्ड टैक्स। ये करंट टैक्स जो होता है ना वो टैक्सेबल इनकम के ऊपर एट द रेट जो भी परसेंट रहेगा वो होता है 30%, 40%, वो वाला, ठीक है। ये टैक्स एक्सपेंस जो होता है वो एक्चुअली अकाउंटिंग जो भी प्रॉफिट रहेगा उसके ऊपर होता है। तो ये डिफरेंस क्या आ गया तुम्हारा, कौन सा डिफरेंस, कौन सा, टाइमिंग। याद रखना परमानेंट डिफरेंस तो उतना डिफरेंस तो हमेशा रहेगा ही, बट जो टाइमिंग की वजह से हुआ है वो तुम्हारा डेफर्ड टैक्स आता है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। ओके, तो कभी भी परमानेंट डिफरेंस को हम नहीं निकालते हैं, वो तो जो है अपन बोल देते हैं कि वो हमेशा रहने वाला ही है। तो यहाँ पे अपन सब सिर्फ कौन सा निकालते हैं, डेफर्ड टैक्स टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है। अब ये तो तुम्हारा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे दिखाते हो। डेफर्ड टैक्स कहाँ पे दिखाते हो, तो जब अपन ने फॉर्मेट पढ़ा था तुमको पता होगा कि हम वहां पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी था, एक वर्ड था नॉन करंट लायबिलिटीज में, और एक था डेफर्ड टैक्स असेट जो था नॉन करंट असेट में, तो वहां पे दिखाते हो। दोनों को साथ में नहीं दिखा सकते, या तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आएगा या डेफर्ड टैक्स असेट आएगा, अंडरस्टूड। या तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आएगा या क्या आएगा, डेफर्ड टैक्स असेट आएगा, दोनों कभी भी साथ में नहीं आ सकते। सर दोनों है मेरे पास, तो डेफर्ड टैक्स असेट भी है एक चीज पे और एक पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी है, तो कैसे, तो मैंने बोला नेट कर दो, क्या कर देंगे अपन, नेट कर देंगे, समझ में आया। तो जैसे एक चीज पे तो डेफर्ड टैक्स असेट आ रहा है तुम्हारा, मतलब फ्यूचर में भरने को आ रहा है, और एक पे कम भरने को आ रहा है, तो दोनों का नेट कर लेंगे, डेफर्ड टैक्स असेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का नेट करके दिखाएंगे अपन। और अगर किसी पे ऑलरेडी लास्ट टाइम डेफर्ड टैक्स असेट बन चुका है तो मैं उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं बना सकता उसी चीज पे, तो उसका रिवर्सल होता है, क्या होता है, उसका रिवर्सल होगा। चलिए फिर रिकग्निशन के बारे में बात की है तो आपको पता है मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से होता है। रीअसेसमेंट ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड डेफर्ड टैक्स असेट, ठीक है, तो हमको क्या करने का है, एट द ईच बैलेंस शीट डेट एन एंटरप्राइज रीअसेस द अनरिकॉग्नाइज्ड डेफर्ड टैक्स असेट, ठीक है। तो याद रखना जब भी डेफर्ड टैक्स असेट बनाते हो, लायबिलिटीज नहीं असेट बनाते ना, तो हमको क्या करना पड़ता है, उसको रीअसेस करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि वो बेटा असेट है। असेट का डेफिनेशन क्या है कि जब उससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, तो ये क्या बोलता है कि अगर आपने लास्ट टाइम डेफर्ड टैक्स असेट ये ना रिकॉर्ड, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो रीजनेबली सर्टेन है कि नहीं या वर्चुअली सर्टेन है कि नहीं है। तो यहाँ पे दो वर्ड अपने पास है, एक है रीजनेबली सर्टेन, एक है वर्चुअली सर्टेन। अगर कोई भी नॉर्मल केस है ना तो सिर्फ आपको ये देखना कि क्या वो रीजनेबली सर्टेन है कि नहीं है। सर रीजनेबली मतलब अपने को लगता है कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है, कोई एविडेंस देने की जरूरत नहीं है, अपने को लगता है कि ऐसा हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड रीजनेबली सर्टेन। बट वर्चुअली सर्टेन मतलब फिक्स है, ऐसा होगा ही, अपने पास एविडेंस है, अपन प्रूव कर सकते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, वर्चुअली सर्टेन। तो अगर मैं कोई भी नॉर्मल केस की बात कर रहा हूं जैसे सैलरी, इंटरेस्ट, एक्सपेंस, तो मुझे रीजनेबली सर्टेन देखने का है। बट अगर मैं लॉस देख रहा हूं या अनअमोर्टाइज डेप्रिसिएशन देख रहा हूं, इन दैट केस मुझे वर्चुअली सर्टेन देखना पड़ेगा, अंडरस्टूड। तो अगर मैं लॉस देख रहा हूं, मतलब लास्ट टाइम लॉस था, ये टाइम कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो अगर मैं लॉस और अनअमोर्टाइज डेप्रिसिएशन उनके कैरी फॉरवर्ड के बारे में देख रहा हूं, तो मुझे देखना पड़ेगा क्या ये वर्चुअली सर्टेन है क्या कि फ्यूचर में प्रॉफिट होगा। अगर ऐसा है तो ही मैं कभी भी DT एक रेट कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब अपने को फिक्स है कि ये अपना प्रॉफिट होगा ही होगा। जैसे रिलायंस कंपनी, तो तुम देख के बोल सकते हो हाँ भैया आराम से प्रॉफिट होगा, फिक्स है, होने वाला ही है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, वर्चुअली सर्टेन। तो सिर्फ किन के लिए, लॉसेस के लिए प्रीवियस ईयर के, और अनअमोर्टाइज्ड डेप्रिसिएशन के लिए आपको लिखना है वर्चुअली सर्टेन, अदरवाइज हम क्या लिखेंगे, नॉर्मली रीजनेबली सर्टेन। चलो ये तुमको यहाँ पे बोला गया है, रिव्यू ऑफ डेफर्ड टैक्स असेट, ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। डिस्क्लोजर कैसे होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। बैलेंस शीट में बात करते हो डेफर्ड टैक्स असेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी तुमको पता है, ओके। तो ये सब चीजें थी तुमको जो दे रखी थी। परमानेंट डिफरेंस का मैं रीजन बता चुका हूँ, जैसे तुम्हारा परमानेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे पेनल्टीज, जैसे डोनेशन आपने ATG में नहीं पे किया तो ऑब्वियसली अकाउंटिंग में तो आएगा, बट कभी भी वो इनकम टैक्स में फ्यूचर में अलाउ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं डायरेक्ट इलस्ट्रेशन नंबर 1। डेप्रिसिएशन एज पर द अकाउंटिंग रिकॉर्ड 2 लाख बेटा, डेप्रिसिएशन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 5 लाख। तो यहाँ पे देखिए दोनों में डिफरेंस कितना है, तो 3 लाख का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, 3 लाख का। तो अकाउंटिंग वाला बोल रहा है 2 लाख,
ज्यादा से बोले 2 लाख का डेप्रिसिएशन अलाउ है, दर्शन से बोलते हैं 5 लाख का अलाउ है। तो कितना डिफरेंस हो गया दोनों में, 3 लाख का। तो जो भी टैक्स का डिफरेंस आएगा वो 3 लाख पे आने वाला है। यस सर। अब देखो आगे, तो ये तुम्हारा 3 लाख हो गया, इसके ऊपर रेट कितना है, देयर इज एडिक्वेट एविडेंस फॉर द फ्यूचर प्रॉफिट। तो देखो यहाँ पे वर्ड यूज किया एडिक्वेट एविडेंस, मतलब ये रीजनेबली सर्टेन है, ठीक है। एडिक्वेट एविडेंस मतलब क्या है, ये रीजनेबली क्या है, सर्टेन है। तो हमको पता है डेप्रिसिएशन उनके लिए तो चलेगा रीजनेबली सर्टेन। वर्चुअली किसके लिए चाहिए, अनअमोर्टाइज्ड डेप्रिसिएशन और लॉस जिनको कैरी फॉरवर्ड करते हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे 30,000 है, तो ऑब्वियसली इसके वजह से डिफरेंस कितना आएगा, 30% का टैक्स, सॉरी टैक्स रेट है तुम्हारा 50%, तो 30,000 पे 50% का टैक्स रेट देख लो। 3 लाख पे, 3 लाख का डिफरेंस है, 3 लाख पे 50% का देख लो, 1.5 लाख रुपए का तुम्हारा डिफरेंस हो गया, ठीक है, टैक्स का। अब हमको देखना क्या ये DTA है या DTL है, तो सोच के बताओ क्या मेरा टैक्सेबल, मैंने बोलता एक को कंसीडर करूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए क्या मेरा टैक्सेबल इनकम ज्यादा है कि कम, बस तुमको ये पता करना है। अगर ज्यादा है तो फिर आपने टैक्स ज्यादा भरा है तो DTA आएगा, अगर कम है तो DTL आएगा। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो ये बताइए अगर आप इनकम टैक्स में ज्यादा डेप्रिसिएशन दिखाते हो तो आपका प्रॉफिट या टैक्सेबल इनकम क्या होगा, एज कंपेयर टू अकाउंटिंग प्रॉफिट कम होगा। तो यहाँ पे हमने टैक्सेबल इनकम कम दिखाया है, तो ये वाला सीन है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या एप्लीकेबल हो जाएगा, DTL, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा, कितना आएगा, 1,50,000। तो ये देखिए 5 लाख माइनस 2 लाख 3 लाख, दैट इज टाइमिंग डिफरेंस, और उससे क्या बोला, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बोला 1.5 लाख का। ये एक चीज हो गई। नाउ द सेकंड वन, अनअमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस फॉर द टैक्स पीरियड। तो आपको पता होगा 35D होती है आपकी सेक्शन होती है। इनकम टैक्स बोलता है कि वो 5 साल में मिलता है, जबकि अकाउंटिंग बोलता है कि जो भी आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रहेंगे ना उसको फर्स्ट ईयर में आप राइट ऑफ कर लेते हो, ठीक है। ये एज पर दी अकाउंटिंग होता है, कंपनी एक्ट होता है। अब कुछ लोग बोलोगे सर वो आप लिखते हो मिसलेनियस एक्सपेंस में बेटा, तो वो अकाउंटिंग में चेंज हो चुका है कि अब कभी भी जो भी आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होंगे ना उनको आपको फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ करना पड़ता है एज पर दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, तो जो 30,000 का एक्सपेंस है वो मेरा ऑलरेडी अकाउंटिंग में तो 30,000 का राइट ऑफ हो चुका होगा, बट इनकम टैक्स में ये राइट ऑफ नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो ये अनअमोर्टाइज बता रहा है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। तो अगर तुम्हारा एक्सपेंस इनकम टैक्स में नहीं आया तो तुम्हारा टैक्सेबल इनकम बड़ा होगा। जब टैक्सेबल इनकम बड़ा होगा तो फ्यूचर में टैक्स कम बढ़ना कि ज्यादा बढ़ना, ये ऊपर वाला देखो, जब टैक्सेबल इनकम बड़ा होगा तो फ्यूचर में आपको टैक्स कम बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, DTA, क्या क्रिएट होगा, DTA। बोला आया समझ में। तो 30,000 पे इंटू कर लो बेटा 50%, 50% का रेट है ना तुम्हारा, तो यहाँ पे 15,000 रुपए, 15,000 का तुम्हारा क्या रेट होगा, DTA होगा। ओके अंडरस्टूड। सर एक बार वापस समझा दो, मैंने बोला ठीक है। देखो सपोज करो इसको अपने ऐसे मानते, 30,000 का तुम्हारा अनअमोर्टाइज है, एक्सपेंस है ये, ठीक है, एक्सपेंस 30,000 का जो आपने एज पर दी टैक्स के हिसाब से, टैक्सेबल हिसाब से नहीं लिखा, ठीक है, आपने नहीं लिखा उसको, टैक्सेबल में नहीं लिखा है। तो मान लो अगर मेरा टैक्स में GP 1 लाख होता और अगर मैं इधर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस लिखता 30,000 का, तो मेरा नेट प्रॉफिट 70,000 आता। ओके, अब ये बोल रहा है ये अनअमोर्टाइज है, तो इसका मतलब मैंने इधर ये लिखा ही नहीं है, ये लिखा ही नहीं है। जब ये लिखा ही नहीं है इधर, तो मेरा नेट प्रॉफिट जो है वो अब ज्यादा आ गया 1 लाख। मैंने तुमको बोला है अगर तुम्हारा टैक्सेबल इनकम ज्यादा होता है तो मतलब आपने ज्यादा टैक्स पे किया है एज कंपेयर टू अकाउंटिंग प्रॉफिट, तो आपका क्या आएगा, DTA आएगा। तो देखिए 1 लाख यहाँ पे 30,000 का 50%, 15,000 का क्या आएगा, DTA आएगा। तो यहाँ पे देखिए 30,000 टाइमिंग डिफरेंस, DTA आ गया 15,000। अब मैंने बोला एक तरफ DTL है एक तरफ DTA है, दोनों अलग आइटम है, तो तुमको नेट करने का है। तो नेट किया तो कितना आ गया, 1,35,000। अब जो भी ज्यादा है वो तुम्हारा होगा, तो अगर DTL ज्यादा है तो DTL आंसर आएगा, DTA ज्यादा है तो DTA आएगा। तो बताओ 1,50,000 का DTL है और 30,000 का 15,000 का DTA है, तो क्या आएगा, तो आंसर इज 1,35,000 का DTL आएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो अब चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 की तरफ।
अब इलस्ट्रेशन 4 देखने से पहले अपन एक पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशनल प्रोविजन। अब वो क्या है कि मान लो आपने फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 अडॉप्ट किया, ठीक है, मतलब आज से पहले आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं था, ऐसा हो सकता है, सर हो सकता है, लीगल एंटिटीज दूसरी होती है तो उनके ऊपर हो सकता है कि आप उस क्राइटेरिया में नहीं थे, लेवल 1 लेवल 2, और अब आपके ऊपर क्या आ गया, AS 22 क्या हो गया है, एप्लीकेबल हो गया है। तो जो क्या सर AS 22 एप्लीकेबल अभी हुआ तो क्या इसका मतलब ये है क्या कि तुम्हारे पहले कभी कोई डिफरेंस हुआ ही नहीं, मतलब पहले कभी एज पर द टैक्सेबल इनकम और एज पर द अकाउंटिंग जो तुम्हारा इनकम रहता है दोनों अलग अलग नहीं होता था, सेम होता था? आंसर इज नो सर, वो तो पहले भी अलग था, आज भी अलग है, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि इस ट्रांजिशनल प्रोविजन के हिसाब से अगर फर्स्ट टाइम आप अडॉप्ट कर रहे हो, इन दैट केस आपको क्या करने का है, करंट ईयर और उसके आने वाले आगे वाले साल जो है ना, जो अभी आएंगे, उनके लिए अपन DTA या DTL क्रिएट करेंगे। बट जो प्रीवियस ईयर में हो चुका है ना, उसका इफेक्ट तुम अभी वाले DTA DTL पे नहीं दोगे। अगर आपको उसका इफेक्ट देने का है तो आपको रेवेन्यू रिजर्व जो तुम्हारा रहता है, जिसे अपन जनरल रिजर्व कहते हैं, ओपनिंग रिजर्व जो आपके होंगे उसके अंदर दे दीजिए, उसको ज्यादा या कम कर लीजिए, ठीक है। अगर मान लो जनरल रिजर्व नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस, सब प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं है तो P&L को नेगेटिव में लिख दो। तो जो पहले का है ना उसका इफेक्ट आप कहां पे दोगे, ओपनिंग जनरल रिजर्व पे देने का है, न कि करंट ईयर में। अंडरस्टूड? तो अब अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पे अगर बात यहाँ पे आप ट्रांजिशनल प्रोविजन की है तो मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, वो है आपका हॉलीडे का। तो यहाँ पे अगर आप ICAI का मॉड्यूल निकालोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 के बारे में क्या बोला गया है कि अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन द इनकम इन द सिचुएशन ऑफ टैक्स हॉलीडे अंडर सेक्शन 80IA एंड 80IB। 80IA जो होता है ना वो होता है स्पेसिफाइड बिजनेस के बारे में, और 80IB जो होता है ना वो होता है तुम्हारा स्पेसिफाइड एरिया के बारे में। तो अगर मान लो कुछ स्पेसिफाइड एरिया जो है या बिजनेस जो है, गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि आपको टैक्स नहीं पे करने का है, तुमको टैक्स नहीं पे करना पड़ता, उसे बोलते हैं टैक्स हॉलीडे, ठीक है। अब अपना मान लो DTA या DTL जो भी है वो ओरिजिनेट हो रहा है कभी इस टैक्स हॉलीडे पीरियड में, और रिवर्स भी कब होगा, इसी टैक्स हॉलीडे पीरियड में। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि आपको उसका कुछ नहीं करने का है। बट अगर आपका ओरिजिनेट तो हो रहा है टैक्स हॉलीडे पीरियड में, बट रिवर्स हो रहा है उसके बाद, मतलब आफ्टर टैक्स हॉलीडे पीरियड के बाद में हो रहा है, तो आपको उसको DTA या DTL क्रिएट करना है। तो इसका मतलब देखो EAS बड़ा सिंपल कर रहा है, अगर आपका टैक्स हॉलीडे पीरियड चल रहा है और उसमें आपका DTA DTL आ रहा है और आपको रिवर्स भी कब करना है, टैक्स हॉलीडे पीरियड में ही करना है, तो बेटा तुमको टैक्स हॉलीडे पीरियड में ना तो टैक्स पे करना है, जब पे ही नहीं करना तो उसका रिवर्स कहाँ पे करना है। तो बोल रहा है भूल जाओ DTA या DTL को। समझ में आया? बट अगर तुम्हारा टैक्स हॉलीडे पीरियड में DTL या DTA आता है बट रिवर्स तुम बाद में करोगे, तब तो ऑब्वियसली आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा। ओके, अंडरस्टूड? तो इस तरह से आप इसको ले सकते हो। सेम यहाँ पे बोला है, सेम रूल एप्लीकेबल होगा 10A और 10B के लिए। 10A होता है आपका SEZ जो यूनिट होती है उनके लिए, और 10B होता है 100% EOU के लिए, ठीक है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट होती है उनके लिए। तो उनमें भी सेम रूल है, तो आप ये पढ़ सकते हो। मैट के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ इलस्ट्रेशन 2 में, तो वहां पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो इलस्ट्रेशन 2 में देखिए जो आपका मैट था, एक्सेस ऑफ मैट ओवर करंट टैक्स, उसको मैं सिर्फ P&L में शो करता हूँ, बाकी जो मेरा DTA या DTL बनेगा उसमें मैट का कोई रूल नहीं, रोल है ही नहीं, तो वहां पे कोई मतलब नहीं है। बट जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएगा तब मुझे मतलब है। ये आपका इलस्ट्रेशन 3 हो गया। अब इलस्ट्रेशन 4 पे आते हैं फिर से। तो देखिए क्या बोल रहा है, XYZ is an export-oriented unit and was enjoying a tax holiday up to 31st March 2016. No provision for the deferred tax liability was made in the accounts for the year ended 31st March 2016. While the finalizing the account for the year ended 31st March 2017, the accountant says that the entire deferred tax liability up to 31st March 2016 and the current year deferred tax liability should be routed through the profit and loss account as the relevant accounting standard has already become mandatory from 1st April 2001. Do you agree? तो यहाँ पे क्या बात की जाए, सुनो। ये बोल रहा कि तुम्हारा टैक्स हॉलीडे पीरियड चल रहा था, तो आज से पहले, ठीक है, तुमने कभी भी ये डेफर्ड टैक्स वाला सीन नहीं किया। तो ये क्या बोल रहा है, अभी करंट ईयर में क्या करो, पहले का जो है ना वो और प्लस करंट ईयर का साथ में अभी प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो। क्या ऐसा होगा? आंसर इज नो।
एज पर दी ट्रांजिशनल प्रोविजन रूल क्या था, अगर मान लो पहले कभी नहीं किया तो उसको अपने को ओपनिंग रिजर्व में करना पड़ेगा, यानी ओपनिंग रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व, अगर जनरल रिजर्व नहीं तो P&L, और P&L भी नहीं तो नेगेटिव में लिखना पड़ेगा अपने को, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को। और जो करंट ईयर का है और जो आने वाले साल है उनका अपन DTA DTL क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे ये पूरा रूल आपको समझाया गया है। उसके बाद यहाँ पे ये किया गया है, और यहाँ से देखिए, इन केस ऑफ XYZ इवन दो द AS22 हैज बिकम into effect from 1st April 2001, the transitional provision permit adjustment of deferred tax liability asset up to the previous year to be adjusted from opening reserve, ठीक है। In the other word, the deferred tax not provided for alone can be adjusted against the opening reserve. Provision for the deferred tax asset and liabilities for the current year should be routed through the profit and loss account like a normal provision. तो जो करंट ईयर का होता है वो अपन नॉर्मल करेंगे, प्रीवियस का जो था वो सब अपन कहाँ पे करेंगे, ओपनिंग रिजर्व में करेंगे। ओके, नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 5 वो देख लेते हैं, उसमें क्या है। The PQR Limited accounting year end on 31st March. The company made a loss of 2 lakh. तो भैया पहले उनको लॉस हुआ है फॉर द ईयर 31st मार्च 2015 में। उसके बाद बोलता है फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2016 एंड 17 उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है 1 लाख एंड 1,20,000 का रेस्पेक्टिवली। इट इज अज्यूम दैट द लॉस फॉर द ईयर कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 ईयर। लॉस आपको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो एज पर द इनकम टैक्स रूल 8 ईयर तक। द टैक्स रेट इज 40%। By the end of the 31st March 2015, the company feel that there will be sufficient taxable income in the future year against which carry forward can be set off. तो यहाँ पे उनके पास इनफ प्रूफ है, सफिशिएंट एविडेंस है कि वो उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे DTA या DTL अपन क्रिएट करेंगे ऑब्वियसली। There is no difference between the taxable income and the accounting income except that the carry forward losses is allowed in the year ending 2016 and 2017 for the tax purpose. तो बोलता और कोई डिफरेंस नहीं है, तुमको कोई टाइमिंग डिफरेंस और नहीं है, जो है वो यही है। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट फॉर द 15, 16 एंड 17। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं 2015 की बात करूँ तो यहाँ पे प्रॉफिट है या लॉस है पहले वो बताइए। तो सर यहाँ पे अभी तो है अपने को लॉस 2 लाख का। जब 2 लाख का लॉस है तो फिर क्या मेरा कोई करंट टैक्स आएगा? अच्छा, टैक्स यहाँ पे कुछ भी नहीं आने वाला है। अब देखिए आगे, ठीक है, क्या यहाँ पे DTA आएगा कि नहीं आएगा? तो जरा सोच के बताइए कि जो 2 लाख का लॉस है, ठीक है, ये एज पर द इनकम टैक्स एक्ट तो क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड अपने को हो जाएगा, ठीक है। बट ये जो लॉस है इसका जो बेनिफिट है अपने को कहाँ पे बताइए, कहाँ पे कंपनीज एक्ट में मिलेगा क्या? आंसर इज नो, क्योंकि वो तो करंट का प्रॉफिट निकालते हो। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या हो गया, DTA हो गया। क्या हो गया? DTA हो गया। तो यहाँ पे DTA कितना हो जाएगा? तो आप देखिए DTA जो आपका हो गया है वो 2 लाख पे 40% यानी 80,000 का तुम्हारा क्या हो गया, DTA हो गया है। तो अगर 2 लाख का तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस है और DTA तुमने क्रिएट किया 80,000 का, तो यहाँ पे जो तुम्हारा नेट बच गया वो बच गया 1,20,000 का लॉस। कितना बच गया? 1,20,000 का लॉस नेट तुम्हारा आ जाएगा। अब बात करते हैं 2016 की। 2016 में देखिए क्या होगा कि आपको हुआ है प्रॉफिट 1 लाख का। तो 1 लाख का प्रॉफिट होता है टैक्स भरने को आता है, बट वेट, एज पर द इनकम टैक्स रूल क्या होता है बताओ? तो 1 लाख का प्रॉफिट है तो पहले कैरी फॉरवर्ड लॉस जो होगा वो सेटअप होगा। तो फिर 1 लाख तुम्हारे पास 2 लाख का लॉस पड़ा है, 1 लाख का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो क्या तुमको कुछ भरने को आएगा? आंसर इज नो, कुछ भी यहाँ पे भरने को नहीं आएगा। बट अगर मैं बात करूं डेफर्ड टैक्स असेट की, तो तुम्हारे पास कितना पड़ा था? 80,000 रुपीज का पड़ा था, बराबर है। डेफर्ड टैक्स असेट तुम्हारे पास कितना था? 80,000 रुपीज का था। बट अब तो उसको रिवर्सल करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा अपने को, उसको रिवर्सल करना पड़ेगा। तो 80,000 का था तो 40,000 उसका तुम्हारा रिवर्सल हो जाएगा, ये वाला। तो यहाँ पे नेट बच गया 60,000। कितना बच गया? 60,000। अब 2017 की बात करते हैं। यहाँ पे आपने प्रॉफिट अर्न किया है कितना? 1,20,000 बेटा, 1,20,000 किया है। तो हमने बोला चलो करंट ईयर पे टैक्स भरो 1,20,000 पे। तो हमने बोला कि हमारा तो कैरी फॉरवर्ड लॉस पड़ा है, कितना पड़ा है? तो बोला 1 लाख का, 2 लाख था उसमें से 1 लाख चला गया यहाँ पे 2016 में, तो अभी भी 1 लाख का बैलेंस पड़ा है। तो वो 1 लाख का बैलेंस हो गया, तो तुम्हारे पास कितना अभी टैक्स भरने को आ जाएगा? सर 20,000 का इनकम जो है ना वो टैक्सेबल बच जाएगा, इनटू उसके ऊपर कितना परसेंट आएगा बताओ? 40%। अब ये 2 लाख कहाँ से आया? तो टोटल देख लो, 2 लाख था उसमें से 1 लाख चला गया, ठीक है, और 1 लाख और चला गया। तो
इनडायरेक्टली मैं बोलूँ तो तुम्हारे पास अभी 1 लाख का बैलेंस बचा था, तो 1,20,000 में से 1 लाख का बैलेंस, 1,20,000 जो तुम्हारा इनकम है उसमें से 1 लाख का तुम्हारे पास क्या था, बैलेंस लॉस था, वो माइनस कर लो तो कितना बच गया, 20,000 का बच गया। तो ये 20,000 का फाइनल प्रॉफिट होगा और इसके ऊपर 40% यानी कि 8,000 रुपये का तुम्हारा क्या आ रहा है, करंट टैक्स आ रहा है। तो ये 8,000 करंट टैक्स आ गया आपका, बराबर है। चलो अब डेफर्ड टैक्स तुम्हारा कितना रिवर्स होगा, सिर्फ 80 में से 40 हो चुका तो 40 और हो जाएगा, तो फाइनली 40,000 का और रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो 40 का ये रिवर्स हो गया, 8,000 का ये आपका आ गया, तो फाइनली कितना बच गया, 1,20,000 में से माइनस करो 40,000 माइनस करो 8,000, तो 72,000 का तुम्हारा फाइनली पैट बच जाता है। बोलिए क्या ये समझ में आया आपको? ठीक है, अब मैंने बोला था हमेशा क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो कि जो तुम्हारा करंट टैक्स और डीटीए रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट के बराबर रहेगा, बराबर, ये मैंने बोला था। तो देखो अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे 2 लाख है तुम्हारा लॉस है, 2 लाख क्या तुम्हारा लॉस है, फाइनली 2 लाख का आपका लॉस है, तो 2 लाख के लॉस के ऊपर 40% यानी 80,000 का ये आपका आ गया है डीटीए, तो 80,000 तुमको दिख रहा है। फिर 1 लाख है, 1 लाख के 40% कितना होता है, 40,000, तो दोनों को मिला दो, 0 + 40,000 कितना होता है, 40,000। अब सेकंड देखो 1,20,000 है, तो 1,20,000 का प्रॉफिट है इनटू कितना परसेंट, 40% कीजिए, कितना होता है, 48,000 होता है। तो देख लो 40,000 8,000 कितना 48 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस सर 48 हो रहा है, तो ये भी 48 ही हो रहा है अपना, 48,000 हो रहा है, तो सीधा इसका जो है 40% ही तो होता है। इस तरह से क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो इस सम में, तो इसका एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा वरना एग्जाम में रॉन्ग होने के चांस आपके हाई हो जाएंगे। ओके, तो ये देखिए आईसीआई का आंसर दे रखा है, तो आप इसको ले सकते हो। तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 था जो अपना हो गया। अब आखिरी क्वेश्चन बचा है इलस्ट्रेशन नंबर 6, उसको भी अपन देख लेते हैं। ओमेगा लिमिटेड इज वर्किंग ऑन अ डिफरेंट प्रोजेक्ट विच आर लाइकली टू बी कंप्लीटेड विद इन द 3-year पीरियड. It recognized revenue from this contract on a percentage of completion method of financial statement during the 14-15, 15-16 and 16-17, 11, 16 और 21। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेशन मेथड यूज करते हैं और इसके हिसाब से जो अपन ने बुक किया है प्रॉफिट वो कितना आया बेटा तुम्हारा 11 लाख, 16 लाख, 21 लाख, ये है अकाउंटिंग प्रॉफिट। ठीक है, अकाउंटिंग इनकम। Now, however, the income tax purpose it has adopted the completed contract method under it has recognized revenue 7 lakh 18 और 23 और income tax के हिसाब से कितना आ रहा है 7, 18 और 23। अब तुमको पता है इससे पहले भी हम कर चुके हैं टाइमिंग डिफरेंस, तो यहाँ पे ये टाइमिंग डिफरेंस की वजह से हुआ है। इनकम टैक्स का रेट है 35%। आपको बोला डेफर्ड टैक्स असेट या लायबिलिटीज निकाली 3 साल की, तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर होगा 2014-15, उसमें देखिए अकाउंटिंग प्रॉफिट है 11 लाख का, टैक्सेबल इनकम है 7 लाख की, तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, जो अपन ने डेप्रिसिएशन में भी किया था वैसा ही है, तो 4 लाख का हो गया सर। अब सुनो 4 लाख का डिफरेंस हो गया, तो 4 लाख पे कितना परसेंट आएगा, इंटू कर लो, तो इंटू किया 35%, तो 4 लाख इंटू 35%, 1,40,000। ओके, ये तुम्हारा क्या आ गया, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ गया। इसको मैंने बोला ये तुम्हारा बैलेंस होगा। ठीक है, तो अगर मैं बैलेंस शीट यहाँ पे बनाता हूँ सपोज करो, तो ये मेरे लिए क्या होगा, डेफर्ड टैक्स असेट होगा कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगा, सोच के बोलना कि सर टैक्सेबल इनकम कम है, टैक्सेबल इनकम क्या है, कब है, तो टैक्स कम पे किया तो फ्यूचर में ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। तो इधर लायबिलिटीज अगर मैं दिखाऊं तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इधर आती है, बराबर है। कितना डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी तुम्हारा आ रहा है बताओ सर, 1,40,000 का। ठीक है, तो ये समझाने के लिए मैंने ऐसा किया, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट ईयर के एंड में। अब सेकंड ईयर में क्या हो गया, तो 16 लाख आ गया और यहाँ पे 18 लाख आ गया, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 2 लाख हो गया। अब 2 लाख पे 40% तुम्हारा कितना, सॉरी 35% का रेट था, तो 2 लाख इंटू 35% 70,000 का होता है। अब बताओ क्या 70,000 का असेट होगा कि लायबिलिटी होगा, सोच के बोलना। तो सर देखो यहाँ पे टैक्सेबल इनकम ज्यादा है तो सर डेफर्ड टैक्स असेट होता है, तो क्या तुम डेफर्ड टैक्स असेट इधर लिख दोगे क्या, डीटीए लिख दोगे क्या इधर 70,000 का? आंसर इज नो। मैंने पहले भी बोला है दोनों साथ में नहीं हो सकते ना, या तो डीटीए आएगा या डीटीएल आएगा। अगर डीटीएल तुम्हारे पास पहले से है तो पहले उसको रिवर्स करो फिर डीटीए आएगा, जब तक वो खत्म नहीं होता। तो यहाँ पे देखो डीटीएल भी खड़ा है 1,40,000 से, डीटीए खड़ा है 70 से, दोनों झगड़ रहे, कौन बचेगा, फाइनली नेट वाला बचेगा। तो दोनों को नेट कर दो तो अपने पास इधर 70,000 का रिवर्स करने का, इसे बोलते हैं डीटीएल रिवर्सल। तो देखो इधर क्रिएट नहीं होगा, इसका रिवर्सल होगा, तो
तो अब जाके तुम्हारे पास कितना बैलेंस बच गया है, 70,000 का डीटीएल अभी भी खड़ा है। अंडरस्टूड। चलो, तो ये देखो बैलेंस दिखा दिया, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितना बचेगा, 70,000 का। तो इसे बोलते हैं रिवर्सल। क्या बोलते हैं इसे, रिवर्सल। तो यहाँ पे डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट नहीं करेंगे अपन, रिवर्सल करेंगे। अगर मैं तुमको एंट्री बोलूं कि एंट्री कैसे करते हो, तो देखो यहाँ पे जब भी डेफर्ड टैक्स असेट अपन खड़ा करते हैं तो कुछ इस तरह से करते हैं। जो भी तुम्हारा टैक्स एक्सपेंस रहता है, तो DTL करे तो 2DTL होता है, यहाँ पे DTL आता है, ठीक है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आता है। कितना आ गया, जो भी तुम्हारा एक्सपेंस का रहेगा। अगर मुझे रिवर्सल करना है तो DTL को मैं डेबिट कर लूंगा। क्या कर लूंगा, DTL को क्या कर लूंगा, डेबिट कर लूंगा। ओके, अंडरस्टूड। चलो अब लास्ट वाला देखिए 2016-17 का 21 लाख का अकाउंटिंग इनकम है, 23 का टैक्सेबल इनकम है। तो यहाँ पे देखिए सर यहाँ पे डिफरेंस क्यों नहीं लिखा, तो मैंने बोला डिफरेंस के बारे में सुनो, टाइमिंग डिफरेंस है। तो कितना यहाँ पे जो दे रखा है आईसीए ने, वो बैलेंस दे रखा है, कितना बैलेंस बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 लाख तुम्हारे पास था, 2 लाख अभी रिवर्सल, पहले रिवर्सल किया 2015-16 में, और 16-17 में भी कितना रिवर्सल होगा, 2 लाख का। तो बैलेंस कितना बच गया, जीरो ना। तो यहाँ पे ये वर्ड ध्यान देखो कि यहाँ पे इन्होंने बैलेंस वर्ड यूज किया, तो बैलेंस तो जीरो बच गया। तो अगर मैं बोलूं रिवर्सल कितना होगा, तो फर्स्ट ईयर में कोई रिवर्सल नहीं है, फर्स्ट ईयर में क्रिएट हुआ, सेकंड ईयर में रिवर्सल हुआ 2 का, और थर्ड ईयर में भी रिवर्सल कितना हुआ, 2 का। तो अगर मैं ऐसा बैलेंस पूछता हूँ बैलेंस कितना है, तो फर्स्ट ईयर में 4 लाख का टाइमिंग डिफरेंस का बैलेंस होगा, फिर 2 लाख का, फिर जीरो बच गया। नाउ अगर मेरे पास 2 लाख का रिवर्सल आया है, 2 लाख का रिवर्सल आ गया अपने पास, 2 लाख का रिवर्सल आया, 2 लाख पे 35% 70,000 का, तो सेकंड ईयर में कितना रिवर्सल होगा यहाँ पे सर, 70 का और रिवर्सल हो जाएगा। तो मेरे पास डीटीएल कितना बचेगा, जीरो। डीटीएल कितना बचेगा, सॉरी जीरो। तो यहाँ पे देखिए डीटीएल कितना बच गया, जीरो, क्योंकि ये बैलेंस वर्ड यूज किया इन्होंने। आप अपने हिसाब से देना चाहो तो आप अपने हिसाब से दे सकते हो, आप चाहो तो अलग से लिख भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, बट यहाँ पे इन्होंने क्या दिखाया, आईसीए ने बैलेंस की टाइमिंग डिफरेंस का कितना बैलेंस रहेगा और डीटीएल तुम्हारा कितना रहेगा। तुमको एग्जाम में सिर्फ डीटीएल से मतलब है, तो फाइनल आंसर अपना क्या होगा डीटीएल में। फर्स्ट ईयर में 1,40,000 का डीटीएल होगा, सेकंड ईयर में डीटीएल बच गया ओनली 70,000 का, क्योंकि 70 का रिवर्स हो रहा है, और थर्ड ईयर में जीरो डीटीएल जीरो डीटीए, ठीक है बस। तो गाइस ये था आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो आप मुझे बोल सकते हो। ओके, बाकी ऑलरेडी मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको बता ही चुका हूँ, ट्रांजिशनल प्रोविजन बता चुका हूँ, बैलेंस शीट में कैसे आता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में कैसे आता है, हर साल अपने को रिव्यू करना है डेफर्ड टैक्स असेट को, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो।